गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। हम बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चौथी यूनिट है रेडॉक्स पोटेंशियल, यानी आपके पास में रेडॉक्स पोटेंशियल है, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके तत्वों में आपके पास में जो जो एलिमेंट्स हमने लिए थे उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके पास में इसकी उपयोगिता क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा अधिक अपचायक प्रकृति का है, कौन सा दुर्बल प्रकृति का है। ठीक है, सबसे पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से वैद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से तत्वों की क्रियाशीलता कोमा उनकी ऑक्सीकारक अपचायक प्रकृति ऑक्सीकारक एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव की व्याख्या की जाती है। यानी कि अब इस सारणी के माध्यम से मानक अपचयन विभव यानी इलेक्ट्रोड विभव की व्याख्या कर सकते हैं। कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन सा कम क्रियाशील तत्व है, जिसका मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव में जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। वह अपने से जो आपके पास में अन्य एलिमेंट्स हैं, लिथियम अपने से सभी तत्वों को क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। तत्वों की क्रियाशीलता अपचायक, ऑक्सीकारक एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, इस सारणी में हाइड्रोजन से ऊपर H2 से ऊपर के तत्व अपचायक प्रकृति के होते हैं। अपचायक प्रकृति अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लिथियम धातु आवर्त सारणी में सर्वाधिक अपचायक प्रकृति का होता है। क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक में सर्वाधिक -3.05 वोल्ट ऋणात्मक में सर्वाधिक होता है। यानी कि लिथियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, सर्वाधिक होता है। इसका मानक अपचयन विभव -3.05 वोल्ट होने के कारण यह सर्वाधिक अपचायक प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके नीचे बात करें, इस सारणी में H2 से नीचे स्थित तत्व ऑक्सीकारक प्रकृति के अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की
प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात फ्लोरीन परमाणु सर्वाधिक ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, सर्वाधिक या प्रबलतम ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव प्लस 2.87 धनात्मक में सर्वाधिक होता है, धनात्मक में सर्वाधिक होता है, धनात्मक में सर्वाधिक होता है। यानी जिसका मान पॉजिटिव में ज़्यादा होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, जिसका नेगेटिव में ज़्यादा होता है वो ऋणात्मक प्रकृति का होता है। इसको नोट करो आप। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से तत्वों की क्रियाशीलता, उनकी अपचायक प्रकृति, ऑक्सीकारक प्रकृति या मानक इलेक्ट्रोड विभव की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, यानी सारणी के माध्यम से आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एटम्स हैं, ये इनका मानक अपचयन विभव है, इसके आधार पर आपके पास में इनकी क्रियाशीलता, कौन सा अधिक क्रियाशील होगा, कौन सा अधिक अपचायक प्रकृति का होगा, कौन सा ऑक्सीकारक होगा, और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका कितना है, उन सब की व्याख्या हम सारणी के आधार पर कर सकते हैं। इस सारणी में H2 से ऊपर स्थित तत्व, यह के पास में हाइड्रोजन है, इससे ऊपर वाले तत्व अपचायक प्रकृति के होते हैं। ऊपर जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपके पास में अपचायक प्रकृति में क्या होगी, वृद्धि होगी। और लिथियम धातु की बात कर रहे हैं, धातुओं में लिथियम सर्वाधिक अपचायक प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव -3.05 वोल्ट ऋणात्मक में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इस सारणी में H2 से नीचे स्थित हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित है वो ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ्लोरीन परमाणु सर्वाधिक या प्रबलतम ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव प्लस 2.87 यानी धनात्मक में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब आपके पास में आगे है जिन धातुओं का आयनों का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक में सर्वाधिक होता है, ऋणात्मक में सर्वाधिक होता है, वो सेलों के अंदर एनोड का कार्य करते हैं। यानी कि हम बात करें, जैसे आपके पास में हमने दो ले लिए, मैग्नीज और जिंक की तुलना करें, मैग्नीज की वैल्यू आपके पास में कितनी है, -1.18 है, जिंक का हमारे पास में -0.76 है। इन दोनों का हमें सेल बनाना हो, इन दोनों का सेल बनाने के लिए आपके पास में जिसका मान नेगेटिव में ज़्यादा होता है, दोनों का मान नेगेटिव में है और नेगेटिव में आपके पास में इसका है -1.18 है, तो जिसका मान नेगेटिव में ज़्यादा होता है वो करता है एनोड का कार्य, और जिसका मान नेगेटिव में कम है वो आपके पास में कैथोड का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे आपके पास में लिथियम, अब लिथियम सभी धातुओं के साथ में लिथियम का मान मानक अपचयन ऋणात्मक में सर्वाधिक होता है। लिथियम इन सभी धातुओं के साथ हमेशा अगर हम इसका इलेक्ट्रोड बनाएं तो किसका कार्य करेगा, ये एनोड का कार्य करेगा। इसके साथ में बाकी सभी किसका कार्य करेंगे, कैथोड का कार्य करेंगे। डैनियल सेल में जिंक और डैनियल सेल में आपके पास में दो चीज़ें होती हैं, जिंक होता है और Cu होता है। Cu इसका मान कितना है आपके पास में, -0.76 है, इसका मान कितना है, +0.34 है। यानी हम जिंक की बात करें,
जिंक का मानक अपचयन विभव की बात करें तो आपके पास में कितना है, ये आपके पास में है -0.76 है। और Cu की बात करें, Cu के लिए आपके पास में कितना है, आपके पास में +3.4 है। ये आपके पास में किसका कार्य करेगा, एनोड का। इलेक्ट्रोड में एनोड कार्य करेगा, ये किसका कार्य करेगा, कैथोड का। अर्थात हम कह सकते हैं इस सारणी में जिसका मान ऋणात्मक में अधिकतम होता है, नेगेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो आपके पास में एनोड का कार्य करेगा, और जिसका मान पॉजिटिव में अधिक से अधिक होगा वो कैथोड का कार्य कर सकता है, अगर कंपैरिजन दो इलेक्ट्रोडों की बात करें। ठीक है। और हमने यहाँ पे डैनियल सेल की बात की है। डैनियल सेल के अंदर आपके पास में क्या होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है। जिंक वहाँ पे जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है। और कैथोड के आपके पास में जो कॉपर है उसके मानक अपचयन विभव का मान कितना होता है, +0.34 है। जो पॉजिटिव में है वो कैथोड है, ये आपके पास में नेगेटिव में है। यानी इन दोनों में तुलना करें, दोनों में आपके पास में ये मान आपके पास में किस में है, ऋणात्मक में है, ये पॉजिटिव में। तो ऋणात्मक वाला के पास में क्या होगा, एनोड। जो पॉजिटिव वाला है वो क्या होगा, कैथोड। ठीक है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ें। क्या आपके पास में रेडॉक्स विभव, क्या आपके पास में इसकी क्या क्या हमारे पास में उपयोगिता है, यानी कि आपके पास में वैद्युत रासायनिक सारणी है, इसकी उपयोगिता क्या क्या है। यूज ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा, रेडॉक्स विभव है, आंकड़ों के उपयोग या अनुप्रयोग, इसको बढ़ा देते हैं। सारणी हमारे पास में काम आती रहेगी। यूज ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल, रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा। रेडॉक्स विभव के जो आंकड़े हैं उनका क्या उपयोग है। पहला आपके पास में है अपचायक व ऑक्सीकारकों के आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना। अपचायक एवं ऑक्सीकारकों के अपचायक एवं ऑक्सीकारकों की आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना। आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना। अपचायक एवं ऑक्सीकारकों की आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना कैसे करते हैं। वे धातु या आयन जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं अपचायक कहलाते हैं। अपचायक क्या होते हैं, वे परमाणु या धातु आयन या धातु आयन जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं अपचायक कहलाते हैं। वे परमाणु या धातु या अधातु आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति रखते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है। इन पदार्थों का मानक अपचयन विभव, इन धातुओं का मानक अपचयन विभव अधिकांश या अधिकतर ऋणात्मक होता है या नेगेटिव होता है। यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है उनका मानक अपचयन विभव का मान किस में होता है, ऋणात्मक में होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। जैसे आपके पास में लिथियम, एग्जाम्पल, लिथियम परमाणु का मानक अपचयन विभव
मानक अपचयन विभव कितना होता है, -3.05 वोल्ट होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है आपके पास में, यानी लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। दूसरा आपके पास में है ऑक्सीकारक की बात करें, ऑक्सीकारक वे धातु, वे परमाणु या धातु या अधातु या आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों का मानक अपचयन विभव अधिकांशतः पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल, फ्लोरीन परमाणु का मानक अपचयन विभव, कितना होता है, +2.87 वोल्ट होता है। अर्थात F2 2 इलेक्ट्रॉन 2F माइनस, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है वो अपचायक कहलाते हैं। जो अपचायक का कार्य करेंगे वो कैसे होंगे, उनका मानक अपचयन विभव किस में होगा, ऋणात्मक में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का अपचयन विभव आपके पास में कितना है, -3.05 वोल्ट है। लिथियम सर्वाधिक अपचायक प्रकृति का होता है, प्रबलतम अपचायक प्रकृति का होता है। ऑक्सीकारक की बात करें, वे परमाणु या धातु या अधातु आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकें, वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों का मानक अपचयन विभव अधिकांशतः पॉजिटिव होता है। फ्लोरीन परमाणु का मानक अपचयन कितना होता है, +2.87 वोल्ट होता है। F2 में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रकृति है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसको नोट करो आप, फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखो, क्षारीय मृदा धातुओं में, क्षारीय मृदा धातुओं में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक प्रकृति में वृद्धि होती है। अपचायक प्रकृति में वृद्धि होती है, अर्थात इनका मानक अपचयन
नेगेटिव में, ऋणात्मक में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे आपके पास में मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्ट्रांसियम, बेरियम। ऊपर से नीचे जाने पर आपके पास में देखो मैग्नीशियम, ये आपके पास में मैग्नीशियम है, इसका कितना होता है आपके पास में -2.37 वोल्ट है। कैल्शियम का कितना होता है आपके पास में -2.87 वोल्ट होता है। और बेरियम का आपके पास कितना होता है 2.90 वोल्ट। यानी कि सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इनमें मानक अपचयन विभव है वो ऋणात्मक में बढ़ता है, अर्थात इनकी अपचायक प्रकृति बढ़ती है। और ऑक्सीकारक प्रकृति आपके पास में क्या होती है, घटती है। ऑक्सीकारक प्रकृति का देखो, अपचायक प्रकृति का बढ़ता क्रम, अपचायक प्रकृति का बढ़ता क्रम, ऑक्सीकारक प्रकृति का ऑक्सीकारक प्रकृति का घटता क्रम। इधर घट रहा है, इधर बढ़ रहा है। अपचायक प्रकृति आपके पास में बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति घटती है। यानी क्षारीय मृदा धातुओं में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रकृति घटती है। अर्थात अपचायक प्रकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है, और ऑक्सीकारक प्रकृति में कमी होती है। ठीक है, ऐसा ही हम देख सकते हैं हैलोजन वर्ग में। किसमें देख सकते हैं आपके पास में, हैलोजन वर्ग में। हैलोजन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, देखो अब बात करें हम किसकी, या नीचे यहाँ लिख देते हैं, हैलोजन वर्ग में हैलोजन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक प्रकृति में, ऑक्सीकारक प्रकृति में कमी होती है तथा अपचायक प्रकृति में, तथा अपचायक प्रकृति में वृद्धि होती है। अपचायक प्रकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि F2 Cl2 Br2 I2 ऑक्सीकारक प्रकृति का घटता क्रम, ऑक्सीकारक प्रकृति का घटता क्रम और अपचायक प्रकृति का, अपचायक प्रकृति का बढ़ता क्रम। करो इसको नोट, फिर हम आगे चलते हैं। हैलोजन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक प्रकृति में क्या होती है, कमी होती है। फ्लोरीन सर्वाधिक अपचायक प्रकृति का है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ऊपर से नीचे जाएंगे आपके पास में इस प्रवृत्ति में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि आपके पास में जो मानक अपचयन विभव है उनके मानों में क्या होती है, कमी होती है। F2 का मानक अपचयन विभव आपके पास कितना होता है, 2.87 वोल्ट होता है, 2.87 वोल्ट। Cl2 का होता है 1.36 वोल्ट, Br2 का होता है 1.08 वोल्ट और I2 का होता है 0.77 वोल्ट।
जैसे आपके पास में पॉजिटिव मान में कमी आती है वैसे वैसे आपके पास में ऑक्सीकारक प्रकृति घटती जाती है और अपचायक प्रकृति बढ़ती जाती है। ये आपके पास में पहला इसका अनुप्रयोग है, अपचायक एवं ऑक्सीकारक आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना इस सारणी के आधार पे हम कर सकते हैं। यानी वे तत्व धातु या धातु आयन जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं, वो कैसे होते हैं, आपके पास में अपचायक प्रकृति के होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं वो कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं वो अपचायक प्रकृति के होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं। दूसरा, इसको नोट कर लो, दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं अब। रेडॉक्स अभिक्रिया होने का अनुमान लगाने में कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का अनुमान। रेडॉक्स रिएक्शन के संपन्न होने का अनुमान लगाना। कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, उसका अनुमान हम इस सारणी के आधार पे लगा सकते हैं। वे पदार्थ या वे तत्व ये या परमाणु या धातु जो इस आवर्त सारणी में ऊपर स्थित होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं, ऊपर की साइड में जा रहे हैं, जो सर्वाधिक ऊपर होगा वो नीचे वाले पदार्थों को अपचयित कर सकता है। नीचे वाले तत्व ऊपरी तत्वों को अपचयित नहीं कर सकते। यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थित ऊपर की ओर उपस्थित तत्व अपने से नीचे उपस्थित तत्वों को अपचयित कर सकते हैं या अपचयित कर देते हैं। यानी आपके पास में मैग्नीज की बात करें, अपने से नीचे वाले सभी तत्वों का क्या कर सकता है, अपचयित कर सकता है। लिथियम सभी तत्वों को अपचयित कर सकता है। पोटेशियम अपने से नीचे, पोटेशियम लिथियम को अपचयित नहीं कर सकता, बाकी सभी तत्वों को अपचयित कर सकता है। यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर स्थित तत्व अपने से नीचे उपस्थित तत्वों को अपचयित कर सकते हैं। नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले नीचे को क्या कर सकते हैं, अपचयित कर सकते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4, अब देखो Zn कहाँ है, ये Zn है, ये आपके पास में Cu है, तो Zn को क्या कर देगा, ये अपचयित कर देगा और क्या बनेगा आपके पास में ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे Zn आपके पास में क्या हो गया है, अपचयित हो गया है। यानी यहाँ पे आपके पास में इसकी अवस्था कितनी है, x बराबर 0 है, यहाँ के पास में x बराबर 2 है। यानी इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है, अपचयित कर दिया है। आपके पास में इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है। Cu+2 से Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया इसने, Cu बना लिया है। यानी इसका क्या हो गया, ये अपचयित हो गया है। CuSO4 का इसने क्या कर दिया, अपचयित हो गया है। Zn CuSO4 को हटा के ZnSO4 बना लेता है। अगर आपके पास में ये ऐसे होता Cu प्लस ZnSO4, तो आपके पास में नो रिएक्शन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि Zn को Cu अपचयित नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आपके पास में सारणी में नीचे की ओर स्थित वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर स्थित अपने से ऊपर सभी तत्वों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं,
ऑक्सीकृत कर सकते हैं। जैसे आपके पास में देखो F2 प्लस 2Br माइनस F2 2Br माइनस तो 2F माइनस प्लस Br2, यानी आपके पास में F2 है, इस Br2 को क्या कर सकता है, ऑक्सीकृत कर सकता है। यानी आपके पास में देखो ये आपके पास में Br कौन सी अवस्था में, आपके पास में ये आपके पास में शून्य अवस्था में है। ये आपके पास में 2x बराबर 1 x आपके पास में, यानी आपके पास में Br आपके पास में जो स्थिति आपके पास में, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, आपके पास में इस अवस्था में आ गया है। यानी कि F2 क्या कर सकता है, अपने से ऊपर सभी तत्वों का ऑक्सीकृत कर सकता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण उनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, यानी कि आपके पास में F2 सभी को क्या कर सकता है, ऑक्सीकृत कर सकता है, लेकिन Cl2 F2 को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। Cl2 Br2 का ऑक्सीकृत कर सकता है, आपके पास में I2 को कर देगा। जैसे आपके पास में ये हो Cl2 और आपके पास में 2Br माइनस हो, तो क्या बनेगा 2Cl माइनस और Br2 बन सकता है। अगर आपके पास में Cl2 प्लस 2I माइनस हो तो क्या बन सकता है, 2Cl माइनस प्लस I2 बन सकता है, 2Cl माइनस I2 बन सकता है। अगर आपके पास में हो F2 प्लस 2I माइनस हो तो क्या बनेगा, 2F माइनस प्लस I2, यानी कि अपने से ऊपर वाले तत्व क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीकृत कर सकते हैं। इस सारणी में जो नीचे की ओर तत्व स्थित हैं वो अपने से ऊपर जो तत्व हैं उनका ऑक्सीकृत कर सकते हैं, उन्हें ऑक्सीकृत कर सकते हैं, यानी कि उनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। जैसे Zn है, Zn आपके पास इसमें क्या किया, इसका अपचयित किया है, यानी इसका क्या कर दिया, इसको आपके पास में Cu है तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा के आपके पास में क्या बना दिया, आपके पास में Cu+2 से Cu बन गया। Cu+2 से क्या बना है, Cu बना है। यहाँ आपके पास में देखो F2 है, यानी इसने क्या किया, आपके पास में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और 2F माइनस इसने आपके पास में इससे क्या कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट इसके जो अनुप्रयोग हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।